नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ पॉलिटिकल साइंस के या अदर टॉपिक्स के जो भी आपको वीडियो मिल रही है आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, हम ख़त्म कर चुके थे उस चीज़ को। अब मौलिक अधिकारों से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में 12 से 35 तक हम पढ़ चुके हैं, 35 तक पढ़ते पढ़ते आ चुके हैं, 35 से चलेंगे 36 से 51। 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ठीक है, चलिए भाग 4 को अब हम पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम कुछ छोटी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है आखिर कहाँ से लिए गए हैं, किस भाग से किस भाग तक है, कैसे ये संविधान में जो है इन्होंने इनकी जगह बनी। तो उन जो है भाग 4 में 36 से 51 तक ये भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में 36 से लेकर जो है 51 तक इनका वर्णन दिया गया है। पूछ लेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद तक है, तो 36 से लेके 51 तक। और ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। एक नंबर में पूछ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश की संकल्पना है, तो आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड की संकल्पना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आखिर फॉलो क्यों करना पड़ा, आखिर क्यों संविधान में लाना पड़ा। देखिए, जो हमारे BN राव हैं, BN राव कौन थे? संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने मौलिक अधिकारों से रिलेटेड एक राय दी थी कि मौलिक अधिकारों को 2 भागों में बांट दिया जाए। एक वो जो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय हैं और एक वो जो न्यायालय के द्वारा अपरिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय के द्वारा संरक्षण उनको प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा जो है ऐसा किया भी, लेकिन जो भाग 1 था जिसमें बोला गया था कि जो न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त है वो थे हमारे मौलिक अधिकार, जिनको भाग 3 में रखा गया 12 से लेके 35 तक। और जो दूसरा जो है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो न्यायालय के द्वारा अपरिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय में उसको संरक्षण प्राप्त नहीं है, वो रखे गए कहाँ? भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। उन्हीं के बारे में एक बार बातें कर लेते हैं। तो देखिए, जो BN राव थे, बेनेगल नरसिंह राव, उन्होंने सलाह दी थी किससे रिलेटेड? अधिकारों से रिलेटेड, कि भाई अधिकारों को 2 भागों में बांट दिया जाए। एक तो वो अधिकार जो न्यायालय के द्वारा संरक्षित है, एक जो न्यायालय के द्वारा संरक्षित नहीं है, मतलब जो न्यायालय में परिवर्तनीय है और जो न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। न्यायालय में जो परिवर्तनीय है उनको रखा गया भाग 3 में। कौन से भाग में? भाग 3 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद? 12 से लेके 35 तक, जिनका हम पिछले वीडियो में जिक्र कर चुके हैं। ठीक है, और न्यायालय में जो अपरिवर्तनीय हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जाने गए, उनको क्या किसमें? भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इनका वर्णन मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाग 4 का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है। ठीक है ना, भाग 4 क्या कहता है, DPSP क्या कहता है? जो हमारी प्रस्तावना में वर्णित 3 तरह के जो न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, वो प्रदान करता है। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का क्या करता है? पर आधारित है। जो हमारे ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, किस पर आधारित है? प्रस्तावना पर आधारित है, प्रियम्बल पर आधारित है। ठीक है, एक नंबर में पूछ लेगा कि DPSP या प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय प्राप्त हैं, तो 3 तरह के न्याय प्राप्त हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमें प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ से ये पूछ सकता है। अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। एक नंबर में पूछ सकता है निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। एक ऑप्शन में दे देगा आपको लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं DPSP हैं, तो उनका क्या उद्देश्य है? लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना। आई होप यहाँ तक का पोर्शन आपको अच्छे से याद हुआ होगा कि क्या प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, किस भाग में है? 4th में।
कौन से अनुच्छेद में? 36 से 51। उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या प्रस्तावना से रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेटेड है। प्रस्तावना में कितने न्याय हैं? 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। ठीक है। अब इनको क्या न्यायालय के द्वारा संरक्षण प्राप्त है? क्या न्यायालय में ये परिवर्तनीय है या अपरिवर्तनीय है? तो न्यायालय के द्वारा भाग 4 अपरिवर्तनीय है, मतलब न्यायालय के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त नहीं है। जैसा कि भाग 3 को अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय 5 रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, उस तरह का प्रावधान भाग 4 में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो न्यायालय के द्वारा क्या है? ये अपरिवर्तनीय है। ओके। अब यहाँ तक का आपको पोर्शन अच्छे से याद हुआ होगा। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको करवा दिए गए हैं। अब बात करते हैं न्यायालय जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट हैं, उनमें 3 विचारधाराओं का समावेश है। महात्मा गांधी, समाजवादी और उदारवादी विचारधारा, 3 तरह की विचारधाराओं का समावेश है। ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक चर्चा करेंगे। उससे पहले हम अनुच्छेद 36 और 37 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है। ठीक है। हर भाग के अनुच्छेद स्टार्टिंग में क्या मिलेगा आपको? राज्य की परिभाषा देखने को मिलेगी। और अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 में आता है राज्य का जो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? लोक कल्याणी राज्य की क्या करना? स्थापना करना। तो अनुच्छेद 37 में क्या है? लोक कल्याणी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणी राज्य की क्या करना? स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 37 भाग 4 में है। अब एक एक करके सबसे पहले पढ़ेंगे गांधीवादी विचारधारा या गांधीवादी तत्व, फिर पढ़ेंगे सामाजिक तत्व, फिर पढ़ेंगे उदारवादी तत्व या उदारवादी विचारधारा से जुड़े हुए क्या अनुच्छेद। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नंबर के ऊपर फोकस करेंगे। नंबर याद हुए तो अपने आप ये याद हो जाएंगे। तो देखिएगा 40, 43, 43 ख, 46, 47, 48, इसको ऐसे ही याद रखिएगा। 40, 43, 43 ख, 46, 47, 48 बिल्कुल आसान है। किससे जुड़े हुए हैं? गांधीवादी विचारधारा या गांधीवादी तत्वों से जुड़े हुए हैं। ठीक है। कौन से रिकॉल करते हैं? 40, 43, 43 ख, 46, 47 और 48। आई होप आपको अच्छे से याद हुए होंगे ये। ठीक है। अब इनके ऊपर क्या क्या है ये देख लेते हैं। 40 में क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य का ये जो है दायित्व बनता है कि वो प्रत्येक राज्य को शासन चलाने के लिए क्या मुहैया करवाए? पंचायत मुहैया करवाए। पंचायतों का गठन किस में है? जो कि हमारे जो गांधी जी थे उनकी क्या सोच थी कि हर गांव में क्या हो? पंचायतें गठन हो, जिससे क्या आएगा? राज्य जो है राम राज्य आएगा। ठीक है। समाज के छोटे लेवल पर भी क्या होगा? न्याय दिया जाएगा। ठीक है। उसी से रिलेटेड क्या है? अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन करना क्या है? राज्य का दायित्व है। ओके। तो अनुच्छेद 40 में कीवर्ड को रखिएगा याद बस। अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 43 में क्या है? जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की निर्वाह मजदूरी, मतलब इतना जो गुजारे भत्ते से रिलेटेड है ये, और कुटीर उद्योगों का विकास। निर्वाह मजदूरी किस में है? अनुच्छेद 43 में। और कुटीर उद्योग किस में है? अनुच्छेद 43 में। क्या कहता है? अनुच्छेद 43 के तहत राज्य का यह दायित्व बनता है कि कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कि इतनी मजदूरी तय करे कि भाई वो अपना पालन पोषण कर सके, और छोटे छोटे कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योगों को क्या दिया जाए? प्रोत्साहन दिया जाए। ये राज्य का क्या है? दायित्व बनता है। अब अनुच्छेद 43 ख, कै को हम समाजवादी में पढ़ेंगे यहाँ तक। ख 43 ख आया, इसका मतलब ये बाद में जुड़ा है। ये जुड़ा है 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 43 ख को जोड़ा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। पूछ सकता है यहाँ से 43 ख किस संविधान संशोधन के द्वारा? 97, किस सन में? 2011 में।
इसमें क्या है, जो सहकारी समितियां हैं उनके उन्नयन का मतलब होता है अपग्रेड करना। सहकारी समितियों के अपग्रेड करना क्या है, राज्य का दायित्व है। तो हमने 3 पढ़े हैं, 40, 43 और 43 है। 40 में क्या आता है, पंचायतें। 43 में क्या आता है, कर्मचारियों का क्या, निर्वाह मजदूरी। उद्योगों का, कुटीर उद्योगों का क्या करना, बढ़ावा देना। और 43 ख में क्या आता है, सहकारी समितियों का उन्नयन या अपग्रेडेशन करना। ये 3 आपको अच्छे से याद होंगे। अब इन तीनों को याद करते हैं। 46, 47, 48 लगातार हैं, बिल्कुल सीरीज। 46, 47 और 48। 46 में क्या कहता है कि राज्य का ये दायित्व है कि जो एससी हैं या एसटी है या उससे जो पिछड़े वर्ग हैं, अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसी आ गए हैं, ठीक है ना, उसके अंदर ईडब्ल्यूएस आ गया, इनके लिए क्या करे, वर्गों की शिक्षा, सामाजिक न्याय कि राज्य का क्या बनता है, दायित्व बनता है। ठीक है, किसके तहत, 46 के तहत। 46वें संविधान जो है, 46वें अनुच्छेद के द्वारा जो है एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति और दुर्बल वर्ग, जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उनकी शिक्षा और उनके सामाजिक न्याय का क्या बनता है, राज्य का दायित्व बनता है। ये 46 में। अब 47 जैसा कि महात्मा गांधी जो है शराब का सेवन नहीं करते थे, उससे रिलेटेड महात्मा गांधी का जो 47 थे अनुच्छेद जोड़ लेते हैं। अनुच्छेद 47 में क्या कहता है कि राज्य का ये दायित्व बनता है कि राज्य में जो नशीले पदार्थ हैं उनका क्या करे, रोक करे, उनके ऊपर रोक लगाए। जैसे शराब है, ड्रग्स वगैरह हैं, इनके ऊपर क्या लगाए, रोक लगाए। और क्या करे, राज्य के जो नागरिक हैं उनके पोषण और स्वास्थ्य के लिए क्या करे, काम करे, उसमें क्या करे, जन सुविधाओं में सुधार करे। तो 47 में क्या है, नशीले पदार्थ का क्या करना, निषेध करना, पोषण और जन स्वास्थ्य। 47 में नशीले पदार्थ, पोषण और जन स्वास्थ्य। अब 48 में देखते हैं, अब जब लोग स्वस्थ होंगे, बिल्कुल अच्छे से शिक्षा ले रहे होंगे, तो अच्छी खेती भी करेंगे, ठीक है ना। तो 48 से किस में है, कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन देना। कृषि और पशुपालन को प्रोत्साहन देना ये राज्य का क्या बनता है, दायित्व बनता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत। किस अनुच्छेद में, 48 में। और क्या कहता है, गोवध पर रोक, भाई गौवों की जो हत्या की जा रही है उस पर क्या लगाए, प्रतिबंध लगाए, ये राज्य का क्या है, दायित्व बनता है। किसके तहत, 48 के तहत। तो हमने पढ़ा 40 में क्या है, पंचायतों का गठन। 43 में क्या है, निर्वाह मजदूरी, कर्मचारियों की कुटीर उद्योगों का क्या करना, बढ़ावा देना। 43 ख में क्या है, जो है सहकारी समितियों का उन्मूलन करना। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, 97 2011 में। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत 43 ख को क्या किया गया, जोड़ा गया। 46, 47, 48। 46 में क्या कहता है, अनुसूचित जाति जनजातियों की शिक्षा और सामाजिक न्याय से रिलेटेड दायित्व बनता है। 47 में क्या कहता है, नशीले पदार्थों, पोषण का क्या करना, दायित्व बनता है, नागरिकों को देना। और 48 में क्या कहता है, कृषि को बढ़ावा देना और गौ हत्या के ऊपर रोक लगाना। आई होप गांधी तत्व जो है या गांधी विचारधारा से जुड़े हुए तत्व आपको याद हुए होंगे। एक दो बार आप इसको लिखोगे, याद करोगे, जीके को जितना आप देखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, उतना आपको याद होती चली जाएगी। ठीक है, अगर रट्टे मारोगे तो जल्द ही भूल जाओगे। अब बात करते हैं समाजवादी तत्व। ये हमने पढ़ लिए हैं। समाजवादी तत्व के अंदर कौन कौन से अनुच्छेद, पहले उनके ऊपर बात करेंगे। तो अनुच्छेद 38, 39, 39 ख, 38, 39, 39 ख, 41, 42, 43 का, बिल्कुल आसान है। 38, 39, 38, 39, 39 ख, 41, 42, 43 ख, क, 43 क, ये किस में आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी विचारधारा से। कौन से हैं, 38, 39, 39 ख, 39 ख, 41, 42, 43 क, 43 क, ये किसके अंदर है, समाजवादी तत्व के अंदर है। ठीक है, और हमने पढ़े थे 40, 43, 43 ख, फिर 46, 47, 48 किसके, गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं
38 में क्या कहता है, जैसे प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय थे, 3 तरह के न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वही 38 में बात करता है। 38 में क्या कहता है कि राज्य का ये दायित्व बनता है कि वो प्रत्येक नागरिक को क्या करे, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रोवाइड करवाए। अब 39 में क्या कहता है, 39 में नागरिकों की आजीविका के लिए पर्याप्त साधन क्या करवाए, उपलब्ध करवाए, कि भाई उनको क्या करे, इतने रोजगार के लिए क्या दे, मुहैया करवाए, आजीविका के लिए साधन दे। किसमें, 39 के तहत। 39 में क्या है, आजीविका। बस कीवर्ड को याद रखिएगा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, पेपर में ऑप्शन मिलेंगे, देखते ही आप टिक कर दोगे। फिर आता है 39 ख। 39 ख में क्या आता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसका स्वामित्व इस तरह से किया जा सके कि सार्वजनिक हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, यानी कि जो पब्लिक है उसको उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। भाई इस तरह से उसका विकेंद्रीकरण कीजिए ताकि जो आम जनता है उस तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँच सके। तो सार्वजनिक संपत्ति का लाभ किस में देता है, 39 ख के अंदर देता है। सार्वजनिक संपत्ति का जो स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि ताकि सार्वजनिक हित के लिए वो सर्वोत्तम हो। बस सार्वजनिक संपत्ति आप याद रखिएगा किस में है, भाग जो है 39 ख में दिया गया है। फिर आता है 41। 41 के अंदर आता है बुढ़ापा, बेरोजगारी और बीमारी से जो रिलेटेड है। बुढ़ापा, बेरोजगारी और बीमारी, इसको याद रखिएगा बस कि दशा में बुढ़ापा हो, बेरोजगारी हो या बीमारी है, उस दशा में काम की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, लोक सहायता की क्या करे, पाने का अधिकार हो, ये राज्य का क्या है, दायित्व है। देखिएगा इसको तो वैसे भी याद रख सकते हैं, जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट है, भारत नंबर 1 है बेरोजगारी में, बेरोजगारी, ठीक है ना। कहाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्यों, न्यायालय में क्या है, अपरिवर्तनीय है। अगर हमें हमारे जो है भाग 3 में दिए होते तो क्या होता, राज्य का ये कर्तव्य ही नहीं क्या बनता, अधिक हमारा जो है अधिकार बनता कि हम क्या कर सके, नौकरी ले सके। राज्य इसमें क्या कर सकता, मना नहीं कर सकता था, लेकिन इसको बेरोजगारी को किस में रखा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, जो क्या है न्यायालय के द्वारा अपरिवर्तनीय है। इसमें न्यायालय में कोई भी अपील हमें नहीं दे सकते। अब मर्जी है भाई सरकार की, क्यों, क्योंकि ये अपरिवर्तनीय है, हम इसके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, याद रखना है, बुढ़ापा, बेरोजगारी और बीमारी से रिलेटेड किस में है, 41 में है, ठीक है। अब 42 क्या कहता है, यदि कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं सुरक्षा हेतु सहायता प्राप्त करना। बस इसको याद रखिएगा, कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशा किस में है, 42 में। इसका क्या मतलब है कि भाई नागरिक को ऐसा माहौल देना चाहिए काम करने के लिए, राज्य का ये दायित्व बनता है कि वो उस माहौल में रहकर अच्छे से काम कर सके और अपनी जो है स्वास्थ्य का भी क्या रख सके, ध्यान रख सके। ऐसा नहीं है कि अब जो है बीमार व्यक्ति को माइनिंग का काम दे दिया जाए या सीमेंट फैक्ट्री में काम दे दिया, उसके माहौल के अकॉर्डिंग, जैसा उसका स्वास्थ्य है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या, जैसी उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना चाहिए, काम देना क्या किसका दायित्व बनता है, ये राज्य का दायित्व बनता है अनुच्छेद 42 के तहत। अब अनुच्छेद 43 क्या कहता है, उद्योग प्रबंधन, जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उनके मैनेजमेंट में क्या करे, मजदूरों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना। मजदूरों की भागीदारी कहाँ है, उद्योगों के प्रबंधन में, अनुच्छेद 43 क के अंदर आती है। क का मतलब इसको बाद में जोड़ा गया है। अनुच्छेद जो है 43 क को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया, ठीक है। 1978 में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। 42वें संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको क्या किया गया, जोड़ा गया, किसको, 43 क को, ठीक है। आगे हम चर्चा कर लेते हैं, जैसे हमने 38, 39 क, 41, 42 और 43 क को क्या कर लिया है, हमने अच्छे से बारीकी से पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं उदारवादी तत्व।
या उदारवादी विचारधारा से जुड़े हुए तत्व। 44, 45, 48, 49, 50, 51, बिल्कुल आसान। 44, 45, 48, 49, 50, 51, कोई रटने की जरूरत नहीं। 44, 45, 48, 49, 50, 51, 51 से आगे तो करना भी नहीं है। ये किस में है? उदारवादी तत्व के अंदर आते हैं। देख लेते हैं 44 में क्या है। 44 में कहता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता कहाँ है? 44 के अंदर है। समान नागरिक संहिता लागू करना। विवाह, तलाक या गोद लेना, ये जुड़े हुए मामले किस में हैं? जो है समान नागरिक संहिता के द्वारा एक समान लागू करना। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म के क्या है? रिवाजें हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है? प्रयास कर सकता है। इसके लिए कौन? राज्य प्रयास कर सकता है। सिर्फ आपको याद करना है 44 मतलब बराबरी। 44 मतलब बराबरी। बराबरी के द्वारा क्या करना? समान नागरिक संहिता लागू करना। 45 क्या कहता है? 6 साल के से कम जो आयु के बच्चे हैं उनकी शिक्षा और पोषण का क्या करना? देखभाल करना। किसका दायित्व है? राज्य का दायित्व है। 6 से कम के बच्चों का और 6 से 14 तक की शिक्षा का अधिकार कहाँ लिखा हुआ था? हमने मौलिक अधिकारों में 21(1) में पढ़ा था। और माँ बाप का कर्तव्य बनता है, ये हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य में पढ़ेंगे। 6 से 14 साल के बच्चों का जो है पढ़ लेंगे। यहीं पे एक बात छोटा सा कर लेते हैं। 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो उनका वर्णन किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। 6 से 14 तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देना उनके लिए जो है किस में दिया गया है? मौलिक अधिकारों में 21(a) में या 21(का) में वर्णित है। और यहीं यदि कर्तव्यों की बात करें, मौलिक कर्तव्यों की बात करें, तो उसमें भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना? जो 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना? जो माँ बाप के द्वारा या जो उनका गारंटर है या उनका जो भी पालक है वो क्या करे? उनको शिक्षा मुहैया करवाई, ये उसका मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों में ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। चलिए टॉपिक से भटकते नहीं हैं। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? पर्यावरण का क्या करना? संरक्षण करना। भाई पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना, ये किसका दायित्व है? राज्य का भी दायित्व है और प्रत्येक नागरिक का भी क्या है? दायित्व है। पर्यावरण संरक्षण वन और वन्य कहाँ है? 48 के अंदर है। ठीक है। 49 क्या कहता है? 49 क्या कहता है? 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व से जुड़े हुए जो भी स्थल हैं, स्मारक हैं या वस्तुएं हैं, उनका क्या करना? संरक्षण करना, देखभाल करना। जैसे राष्ट्रीय महत्व की कौन सी है? ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें ऐतिहासिक स्थलों का क्या करना? देखभाल करना। किसके अंतर्गत है? 49 के अंतर्गत। 50 में क्या कहता है? जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है उनका पृथक्करण करना। भाई कार्यपालिका अलग काम करेगी, न्यायपालिका अलग काम करेगी। अगर ये ज्वाइंट हुई तो उसके अंदर कौन पिसके रह जाएगा? नागरिक पिसके रह जाएगा। ठीक है ना। कार्यपालिका काम करती है, उनके जो काम होते हैं उनका विश्लेषण कौन करती है? न्यायपालिका क्या करती है? न्याय देने का काम करती है। और कार्यपालिका क्या करती है? लोगों के लिए क्या करती है? योजनाएं बनाती है, उनके ऊपर काम करती है। ठीक है ना। तो इन दोनों को अलग करना किस में लिखा है? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब अलग रखना, इनको अलग रखना। 51 में क्या कहता है? राज्य का यह दायित्व बनता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए क्या करे? प्रयास करे। किसके तहत? अनुच्छेद 51 के तहत। आई होप आपको अच्छे से याद हुए होंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। तो ये थे हमारे 36 से लेकर 51 तक के जो संविधान के भाग 4 में जोड़े गए। किसकी सलाह के द्वारा? BN राव के द्वारा। मैनेगल नरसिंह राव जो कि हमारे क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। और हमने कंप्लीट कर लिया हमारा टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP। ठीक है। जल्द ही इन जो जितने भी टॉपिक करवाए गए इनके MCQ करवाए जाएंगे। देखते हैं आप कितना जो है सीख चुके हैं और कितना आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा टॉपिक अनुच्छेद
36 से लेकर 51 तक का राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, आपके सामने होते हैं हाजिर, तो उसमें लेकर आते हैं मौलिक कर्तव्य। ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ रिलेटेड अनुच्छेद 51 से आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिएगा, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, एक ना एक दिन जो है मंजिल आपके जो है बिल्कुल कदमों में होगी। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।